आपको क्लास 11th आरोह भाग काव्यखंड का पाठ 4 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है वे आँखें। और इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। तो चलिए शुरू करते हैं सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन परिचय से। इनका जन्म सन 1900 में हुआ। कहाँ हुआ? कौसानी में। कौसानी कौन से जिले में आता है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा कौन से प्रदेश में आता है? तो उत्तरांचल में आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, कुंचन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि हैं। ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अब इन्हें कौन से पुरस्कार या सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। अब इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। अब जानते हैं इनके परिचय को। उनका मूल नाम गोसाई दत्त था, जो कि हमारे सामने सुमित्रानंदन पंत जी के नाम से जाने जाते हैं। इनका मूल नाम था गोसाई दत्त। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। और ये क्या है? छायावाद युग के महत्वपूर्ण स्तंभ में से हैं और प्रकृति के चितेरे कवि इनको कहा जाता है। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया है। और यहाँ पे बताते हैं कि प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का जो कार्य है वह पंत जी ने ही किया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा, इनका जो गांव था कौसानी, वहीं पर हुई। और बाद की जो शिक्षा है, ऊंची पढ़ाई, वो क्या है? बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। और क्या है? ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हो गए और इसी कारण इन्होंने क्या किया? पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और उसमें भाग ले लिया। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे और इसके बाद इन्होंने अपना स्वयं का लेखन कार्य प्रारंभ किया। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे और बताते हैं कि जो पंत जी हैं वो प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत थे और भाषा के प्रति बहुत ही ज़्यादा सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं और जिसमें ये इन्होंने लिखा है उस भाषा को ही चित्र भाषा कहते हैं। ब्रजभाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और जब ब्रजभाषा और खड़ी बोली में विवाद हुआ तो इन्होंने खड़ी बोली को ही महत्ता दी। पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का विस्तार किया और बताते हैं पल्लव, इनकी जो रचना है उसकी भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का ही इन्होंने विस्तार किया है, उसी के बारे में बताया है। और आगे बताते हैं कि प्रकृति के जो अद्भुत चित्रकार पंत का जो मिजाज है वो कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है, मतलब बदलाव लाने वाला रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं इन्होंने लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था और बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में इन्होंने ताज और वे आँखें जैसी कविताएं भी लिखी। इसके साथ ही अरविंद के जो मानवतावाद से भी ये प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी इन्होंने ही लिखी हैं। इन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, आलोचना आदि के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है। रूपाब नामक पत्रिका का संपादन का जो कार्य है वो भी इन्होंने ही किया है। प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श का जो कार्य है वो भी इन्होंने ही किया है। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे और यही कारण था कि यहाँ पर इन्होंने खड़ी बोली में अपनी अभिव्यक्ति भी दी और इसी भाषा को बिंबात्मक भाषा का नाम भी दिया। और जहाँ तक इनसे बना तो इन्होंने क्या है? खड़ी बोली का ही समर्थन किया। अब हम आएंगे वे आँखें कविता की ओर। सबसे पहले हम कविता का पाठ करेंगे
उसके बाद हम इसके सामान्य अर्थ को समझने के बाद इसकी सही अर्थ को समझेंगे व्याख्या के रूप में। अंधकार की गुहा सरी की उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधारे आज संसार कगार सादृश वह किसका। लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण से। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई वरदों की जोड़ी। आगे बताते हैं। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, अह आँखों में नचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्जन के घर नी स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दोहे मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की ज्योति जुरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। यहाँ पर जो ये जो कविता है इसमें कवि अपने भावों को व्यक्त करना चाहता कि वे आँखें मतलब जो वो आँखें हैं वो क्या क्या कहती हैं, क्या क्या बोलना चाहती हैं। और ये जो कविता है यह प्रकृति से तौल की कविता है, प्रगतिवादी कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा जो प्रहार है वह किया गया है, और युग युग से शोषण के जो शिकार किसान का जीवन है उसी को कवि यहाँ पर बताता है कि कितना दुखी रहता है किसान। सबको अनाज देता है, सबको सब चीज़ें प्रदान करता है, फल सब्जी देता है, और वही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। और सबसे दुख की बात तो यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था से निर्णय आप जो होते वो हस्तक्षेप किया करते हैं उसमें, मतलब उनको सही निर्णय करना चाहिए तो वो सही निर्णय नहीं करते हैं। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों को जो व्यक्तिगत और पारिवारिक दुख की परतें हैं उनको खोलती है, उनको बताती है, और समाज की जो वर्गीय चेतना का खाका चित्र है उसको प्रस्तुत करती है कि कैसे इस समाज के लोग होते हैं और कैसे उन्हें बार बार कष्ट देते हैं। यह बता रहे हैं वे आँखें अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, मतलब ये जो आँखें हैं वह कैसी हैं, अंधकार की गुफा के समान है, सरीखी मतलब समान है, और ऐसी आँखों से जो मेरा मन है वह भयभीत होता है, डरता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, और इन आँखों में क्या है, बहुत सारी करुणा भरी हुई है, दीनता भरी हुई है, दुख भरा हुआ है, गरीबी का जो दुख है वह भरा हुआ है। और इन आँखों में क्या है, रोदन है, रोने की जो क्षमता होती वो किन में होती है, आँखों में ही हुआ करती है। वह स्वाधीन किसान रहा, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे किसानों को आज भी क्या है, कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो मतलब अंग्रेज लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, हमसे कर लेते थे, हमें भरपेट खाने नहीं देते थे, परंतु स्वाधीन होने के बाद भी हमारे भारत के किसानों की ऐसी दुर्दशा। अभिमान भरा आँखों में इसका, इन आँखों में तो स्वाभिमान होना चाहिए, आँखों में अभिमान
भरा हुआ है। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सादृश वह किसका। और इस अभिमान को उन्होंने क्या है बीच मझधार में ही छोड़ दिया है। और संसार भी क्या है, ऐसा लगता है मान लो इनको, इनकी आंखों में क्या है दुखों को भर करके एक साइड खिसक गया हो। लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, मतलब इन किसानों की वजह से ही तो खेत क्या होते हैं लहलहाते हैं, इनमें हरियाली आती है, फूल आते हैं, फल आते हैं, और उन्हीं से ये जो किसान हैं बेदखल हो गया। मतलब उनको पर्याप्त तो उनकी पूंजी मिलनी चाहिए, वो पूंजी इनको नहीं मिल पाती है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से। और जब आपने देखा होगा कि एक भी तिनका आ जाता है तो जो किसान का मन होता है वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता। आज भी हमारे भारत में फसल आने के बाद लोग खुशियाँ मनाते, किसान लोग क्या है अलग अलग अनाज आने पर अलग अलग टाइम में क्या करते हैं उनका त्योहार मनाते हैं। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। और बता रहे हैं कि आँख में हमारा आपने देखा होगा एक तारा होता है, वो क्या करता है घूमता है। जब हम इस दाएं देखते हैं तो दाएं साइड चला जाता है, बाएं देखते बाएं, ऊपर देखो तो ऊपर चला जाता है, नीचे देखो तो ये जो तारा है वो क्या करता है घूमा करता है। कहाँ पर, आँखों में ही। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। और बता रहे हैं कि जमींदारों के कारिंदे के कारण बुरे कामों के कारण यह जो जवान है वह क्या है जवानी में ही मर गया। जो किसान है वह क्या है जवानी में ही उनकी लाठियों से मर गया। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं इन लोगों से खूब काम करवाते हैं, और यदि ये उनको पूरा हर्जाना नहीं देते हैं तो कई बार जमींदार लोग किसानों को मार भी डालते हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी। और जो महाजन होते हैं वो क्या करते हैं कि इनको खेती करने के लिए अनाज जो देते हैं बोने के लिए या खाद वगैरह के लिए पैसे देते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं उनके घर द्वार को गिरवी रखवा लेते हैं। और जब वो उसको और उसके ऊपर इतना ब्याज चढ़ा देते, इतने ब्याज चढ़ा देते हैं कि वो क्या करते हैं उनकी रकम को चुका नहीं पाते हैं। और इस प्रकार से ये महाजन लोग क्या है उनके घर में एक भी कौड़ी नहीं छोड़ते, मतलब एक पैसा भी नहीं छोड़ते हैं। रह रहे आँखों में चुपती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। और रह रह कर उनकी आँखों में बैलों की जो जोड़ी होती है, कुर्क मतलब नीलामी किए हुए जो बैलों की जोड़ी होती है वह उनको चुभती है। मतलब कि हमारी वजह से बैल भी क्या हो गए नीलाम हो गए। आगे बताते हैं उजरी उसके सिवा किसी कब पास दुहाने आने देती। और यहाँ पर जो गाय है वो गाय भी किसान के अलावा किसी को भी अपने पास दुहने के लिए दूध लगाने के लिए नहीं आने देती है। आहे आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुक्की खेती। और अब इन आँखों में वह सुक्की जो खेती थी, जो लहलहाते हुए खेत थे, वह अब क्या करते हैं नाचते रहते हैं। और वही खेत अब क्या है उन आँखों से उजड़ गए हैं, मतलब दूर हो गए हैं। बिना दवा दर्जन के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। और बिना दवा के जो पत्नी है घरवाली है वह क्या है मर गई है, मतलब स्वर्ग को चली गई है। आंखें आती भर। और उसको जब भी ये किसान याद करता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख रेख के बिना दुहमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और उसकी माँ मर गई तो 2 दिन बाद उसकी बेटी भी चल बसी, क्योंकि देख रेख के लिए कोई भी नहीं था, बिना देख रेख के वह भी मर गई। लक्ष्मी थी यद्यपि घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। और कह रहे घर में विधवा रही पतोही, मतलब पुत्र की जो वधू है, पुत्र वधू, उसको पतोहू बोलते हैं। तो वो भी क्या है विधवा हो गई क्योंकि उसका पति मर गया। अब लोग वह क्या कहते हैं जब घर आती है नई बहू के रूप में आती है तो उसी बहू को सब लोग लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। और जैसे ही उसका पति मर जाता है तो सब लोग कहते हैं ये तो हत्यारन है, इसने तो पति को मार डाला, ये तो घातनी है।
पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। और कोतवाल ने क्या किया, उसको बुलाया पुलिस थाने में, और इसी के कारण उसके साथ थोड़ा अपशब्द कहे, उसको लज्जित किया। इसके कारण से वो क्या है, कुएं में डूब करके मर गई। खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती। और कहते हैं कि जो औरत होती है वह कैसी होती है, पैर की जूती के समान होती है। यदि एक मर गई तो क्या बात हुई, दूसरी आ जाएगी। पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। और जैसे ही जवान पुत्र को याद करता हूँ तो मेरे हृदय पर सांप लौटते हैं और छाती फट जाती है उसको याद कर करके। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। और पिछले सुख की जो यादों को मैं याद करता हूँ तो आँखों में एक क्षण भर के लिए क्या होती है, चमक आ जाती है। तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवंती की नोक सदृश बन जाती। और जैसे ही मुझे याद आता है कि मतलब ये सब बातें तो बीती हुई हैं, तो वही दृश्य याद करके मेरी आंखें क्या होती हैं, वहीं पर गड़कर रह जाती हैं। ये तो हमने सामान्य अर्थ जाना था, अब इसको हम व्याख्या के रूप में जानेंगे। प्रस्तुत कविता में वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता हैं। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं को यहाँ पर बताया गया है, उन पर ही प्रहार किया गया है। यह कविता शोषण के दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की पर्दों को क्या करती है, खोलती है, दिखाती है। और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की जो वर्गीय चेतना का खाका चित्र है उसको प्रस्तुत करती है। कवि के अनुसार किसानों की हताशा, निराशा और दुख भरी आंखें मन में भय जगाती हैं। वे किसी अंधेरी गुफा की तरह डरावनी है। जैसे हम अंधकारमय गुफा में जाते हैं तो वो गुफा हमें क्या करती है, बहुत ज़्यादा डरावनी लगती है। ऐसी ही आँखें भी हमें कैसी लग रही हैं, डरावनी लग रही हैं। किसान जब तक स्वतंत्र था उसका स्वाभिमान ही उसकी ताकत थी। मतलब किसान जब तक स्वतंत्र रहता है, किसी के अधीन नहीं रहता है, तो उसका स्वाभिमान ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। लेकिन अब वे अपनी स्वतंत्रता खो चुके हैं और उनकी स्थिति बदतर हो चुकी है। किसान अपने उन लहलहाते खेतों को याद करता है जो अब उनसे छिन चुके हैं। उसकी एकमात्र संपत्ति उसके खेत थे, जिसे वो उसे बेदखल कर दिया। जिससे क्या है, उनको क्या कर दिया, उन खेतों से बेदखल कर दिया है। किनको, किसानों को। किसान अपने जवान बेटे को याद करके रोता है जो साहूकार के कारिंदों की लाठी से मारा गया। महाजन ने ऋण वसूल करने के लिए किसान के बैल के जोड़े को नीलाम कर लिया। कर्जा चुकाने के चक्कर में उसके घर तक बिक गए। किसान की प्रिय गाय तक बिक गई थी, जो सिवाय उसके अन्य को दूध दुहने भी नहीं देती थी, सिर्फ किसान को ही दूध लगाने देती थी। दवा दारू के अभाव में उसकी बेटी भी 2 दिन बाद चल बसी। घर में बस एक विधवा बहू बच गई, जिसे वह घर की लक्ष्मी समझता था। अब उसे भी पति घातिन अर्थात जिसे पति की मृत्यु का कारण समझा जाने लगा। उसने भी एक दिन कुएं में डूबकर अपनी क्या कर दी, जान दे दी, क्योंकि कोतवाल ने उसकी इज्जत लूट ली थी। जवान बेटे को याद कर कर किसान की छाती विदीर्ण हो जाती थी और इसी कारण उसने दूसरी शादी नहीं की। अपने बीते दिनों के सुख और वैभव को याद करके एक पल के लिए किसान की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन जैसे ही उसका सामना वास्तविकता से होता है तो उसके लिए ये सब स्मृतियाँ दुखदाई बन जाती हैं, दुख देने वाली बन जाती हैं। अब है कविता के 7 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, अंधकार की गुहा सरी की उन आँखों से डरता है मन का। आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है, तो आमतौर पर हमें जीवन में अचानक घटने वाली दुर्घटनाओं से डर लगता है, जिसमें आर्थिक हानि, परिजन की मृत्यु, अपमान या मुसीबत जैसी घटनाएं शामिल हुआ करती हैं या होती हैं। अगला है, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। उन आँखों से किसानों की दयनीय स्थिति की ओर संकेत किया गया है।
कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? तो कवि को उन आँखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उनमें हताशा, निराशा, शोषण, पीड़ा और रुदन के सिवाय कुछ भी नहीं है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? तो डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन इसलिए किया है क्योंकि जिससे कि अन्य लोगों को किसानों की जो वास्तविक स्थिति है उसका पता चल सके। किसानों की जिस पीड़ा का अनुभव कवि ने किया है उसे सभी महसूस कर सकें। अगला है, यदि कवि इन आँखों से सही नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? तो इसका उत्तर है, यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता तब भी वह कविता अवश्य लिखता, क्योंकि कविता लिखने के लिए भावों का होना जरूरी है, आवश्यक है। कवि के मन में उठते भाव जिस विषय की ओर उन्मुख होते हैं, कविता भी उसी विषय पर आधारित हुआ करती है। अगला है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? कविता में किसान की पीड़ा के लिए शासक वर्ग, महाजन, साहूकार तथा कोतवाल आदि को जिम्मेदार बताया गया है। महाजन ने अपने ऋण की वसूली के लिए किसान के घर, बैल, खेत, यहाँ तक कि उसकी गाय को भी नीलाम करवा दिया। साहूकार के कारिंदों ने किसान की बेटी की निर्मम हत्या कर दी। पत्नी भी दवा के अभाव में चल बसी। इस प्रकार इन सभी के अत्याचार किसान की पीड़ा के लिए जिम्मेदार हैं। अगला है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती में किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? तो इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में किसान के पिछले उन सुखों की ओर संकेत किया गया है जिसे याद करके किसान की आंखों में चमक आ जाती है। किसान के छोटे परिवार में उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू सभी थे जिसके साथ वह सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके हरे भरे लहराते खेत थे तथा दूध देने वाली गाय थी। खेती के लिए बैलों की जोड़ी थी। यहाँ इन्हीं सुखों की ओर संकेत किया गया है। अगला है, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। हमें संदर्भ सहित यहाँ पे क्या करना है? अर्थ बताना है, व्याख्या करनी है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। तो इसका संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ पंत जी द्वारा रचित वे आंखें कविता से ली गई हैं। कविता में कवि ने स्वतंत्रता से पूर्व के भारतीय किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। किसान के पास उजरी नाम की गाय थी जिसे महाजन ने अपना कर्ज वसूलने के लिए बिकवा दिया था। इसका आशय हो जाएगा या व्याख्या हो जाएगी, किसान के पास उजरी नाम की गाय थी जिससे किसान को बहुत लगाव था, प्रेम था। गाय भी उससे स्नेह रखती थी, अतः गाय उसके सिवा अन्य किसी को अपने पास दूध दोहने के लिए नहीं आने देती थी। महाजन द्वारा ऋण वसूली के लिए गाय के बेचे जाने पर आज भी किसान की आंखों के सामने गाय का स्नेह उमड़ पड़ता है। अगला है, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। इसका संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ पंत जी द्वारा रचित वे आंखें कविता से ली गई हैं। और यहाँ पर संदर्भ हो जाएगा कि साहूकार के कारिंदों ने किसान के बेटे को मार डाला था। उसकी विधवा अर्थात किसान की पुत्रवधू अब घर में अकेली रह गई थी और पति की हत्या का आरोप उसी पर मढ़ा जा रहा था कि इसकी पति की मृत्यु इसके कारण ही हुई है। आशय है, किसान के बेटे की हत्या के बाद उसकी जवान विधवा पत्नी अकेली रह गई थी। जब वह इस घर में आई थी तो उसे गृह लक्ष्मी माना जाता था, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उसे पति घातिन अर्थात पति की हत्यारिन कहा जाने लगा है। अगली पंक्तियां हैं, पिछले सुख की स्मृति आंखों में वे क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत सुनने से ताड़ वह चितवंती की नोक सदृश बन जाती। संदर्भ और प्रसंग है इसमें। प्रस्तुत पंक्तियां पंत जी द्वारा रचित वे आंखें कविता से ली गई हैं। कवि ने उन सुगत स्मृतियों का वर्णन किया है जिन्हें याद करके किसान की आंखों में चमक आ जाती है। अपने अतीत को याद करके किसान क्षण भर के लिए सुख की प्राप्ति भी कर लेता है।
लेकिन वर्तमान का दुख उसे व्याकुल कर देता है। आशय है कवि ने इन पंक्तियों में किसान को सुखद स्मृतियों को याद करते हुए दिखाया है। किसान अपने अतीत के सुख और आनंद भरे पलों को याद करके बहुत खुश होता है, लेकिन यह खुशी अधिक देर तक नहीं टिकती है, मतलब थोड़ी देर की ही रहती है। जैसे ही उसे वास्तविकता का अनुभव होता है, उसका दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी नज़रें शून्य की ओर गड़ जाती हैं, अर्थात उसे चारों तरफ निराशा ही निराशा नजर आने लगती है। अगला है कि घर में विधवा रही पतोहू, खैर पैर की जूती, जोरू एक न सही दूजी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखिए कि इस वर्तमान समाज में स्त्रियों की क्या दशा है आज भी। तो इसका उत्तर है भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ स्त्रियों की स्थिति आर्थिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से बहुत खराब है, दयनीय है। गांव में स्त्रियों की स्थिति और भी अधिक दयनीय है, खराब है। विधवा होने के बाद औरतों को अभिशाप माना जाता है और पति की हत्या का कारण भी उन्हें ही माना जाता कि इनके पति की मृत्यु उन्हीं के कारण हुई है। पत्नी को अपनी पैर की जूती समझने वाले पुरुष उनके मरने के बाद दूसरी शादी करने में अधिक समय नहीं लगाते, जबकि विधवा महिला का पुनर्विवाह समाज के परंपरा के विरुद्ध माना जाता है। इस प्रकार वर्तमान समाज में भी स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। अगला है कविता के आसपास से प्रश्न। किसान व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें तथा कारणों की पड़ताल करके, मतलब वो किसान का जो व्यवसाय था किसानी करना, उससे क्यों भाग रहे हैं, क्यों दूर हट रहे हैं, क्या कारण हैं। तो इसका उत्तर है यह सच है कि किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। किसानों के बच्चों की भी खेती से दिलचस्पी कम हो रही है, जिसका कारण कृषि कार्य में निहित अत्यधिक श्रम है, मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है और उनको उतना लाभ भी नहीं मिलता है। मानसून की अनियमितता, मतलब समय पर वर्षा नहीं होना, प्रकृति का प्रकोप जैसे बाढ़, सूखा, कम आय, कृषि के आधुनिक संसाधनों का अभाव, सिंचाई तथा उर्वरकों का अभाव तथा जमींदारों द्वारा शोषण किसानों के कृषि से पलायन के कई कारण में से हैं। मतलब इन सभी कारणों के कारण आजकल क्या करते हैं किसान लोग, किसानी नहीं करते हैं, दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।